नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरी यूट्यूब चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। 12th मैथमेटिक्स के प्रोबेबिलिटी के दूसरे लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि प्रोबेबिलिटी क्या है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं और महत्वपूर्ण बिंदु का गहनतापूर्वक अध्ययन किया। इस लेक्चर हम प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र और प्रायिकता का विधिवत प्रारंभ करते हैं। महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़ते हुए प्रायिकता का क्या है, विधिवत प्रारंभ यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं प्रायिकता के महत्वपूर्ण सूत्रों से। तो प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, तो नंबर 1 पे है, यदि ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटना है, इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। तो परस्पर अपवर्जी क्या होती है, जब घटना ए घटित हो तब बी घटित न हो और बी घटित हो तब ए घटित न हो। जैसे एक सिक्के को उछालने पर चित आ जाए तो पट नहीं आ सकता, पट आ जाए तो चित नहीं आ सकता, क्योंकि परस्पर अपवर्जी है हेड एंड टेल। एक सिक्के को उछालने पर हेड एंड टेल आना परस्पर अपवर्जी घटना है। तब ए या बी के घटित होने की प्रायिकता बराबर ए के घटित होने की प्रायिकता प्लस बी के घटित होने की प्रायिकता। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे इसके लिए हमने उदाहरण भी दिया है, एक पासे को फेंकने पर 2 या 5 आने की प्रायिकता। तो एक पासे को फेंकने पर एक पासे से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने प्रतिदर्श बिंदु होंगे, 6। तो प्रायिकता की m/n, n प्रतिदर्श बिंदु में प्रतिदर्श समष्टि में कुल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या n। अब 2 का अंक 1 से लेकर 6 तक में एक बार आता है, तो 2 की प्रायिकता 1/6 होगी, 5 की भी होगी 1/6। तो या में जुड़ता है, या में प्रोबेबिलिटी क्या जुड़ती है, क्योंकि आप एक पासे को फेंकिए, आपके पास 2 या 5 आ जाए तो आपके जीतने के चांसेस है, मान लीजिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 प्लस 1/6 बराबर 2/6 अर्थात 1/3। तो ये परस्पर अपवर्जी में ये सूत्र अप्लाई होगा, ये ध्यान से देखना है। अब दूसरा सूत्र लेते हैं, यदि ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है, आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है, तब इनमें कॉमन पोर्शन भी होगा, अर्थात ये दोनों एक साथ भी घटित हो सकती है। तब ए या बी के घटित होने की प्रायिकता, ये सूत्र लगेगा ए यूनियन बी बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन बी। दोनों की एक साथ घटित होने की प्रायिकता बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात इनमें कुछ कॉमन पोर्शन होगा, अर्थात ए घटित होगी तो बी घटित हो सकती है और बी के साथ ए भी घटित हो सकती है। तो परस्पर अपवर्जी नहीं है, उस स्थिति में हमें यह सूत्र लेना है, ध्यान से आपको देखना है। परस्पर अपवर्जी घटना का हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के द्वारा हम इसको और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। एक ताश की गड्डी भली भांति फेंटी हुई है, हमें एक पत्ता निकालने पर उसके हुक्म का पत्ता या इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हुक्म का पत्ता या इक्का होने की प्रायिकता, तो हमें पता है ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52। तो ये n का मान m/n होता है प्रोबेबिलिटी, तो ये n का मान 52 हो गया। अब हुक्म या इक्का होने की प्रायिकता पूछिए अपने को, तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं ताश की गड्डी में, 13/52 प्लस या इक्का, या में प्रायिकता क्या होती है, जुड़ती है, तो इक्का है 4/52। अब हुक्म का भी इक्का हो सकता है, हुक्म यानी काला पान बोलते हैं उसको, और इक्का हुक्म का इक्का भी हो सकता है, तो -1/52 घटा देंगे। तो क्योंकि हुक्म में इक्का भी आ गया और इक्के में हुक्म का पत्ता भी आ गया, तो इसमें से घटा देते हैं 1/52। तो 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52, कॉमन पोर्शन को घटा देते हैं क्योंकि रिपीट हो गया। तो यहाँ पे 13 और 4 17 माइनस 1 16/52, सीधा इसमें हम 4 का भाग दे देते हैं, तो 4/13 आ जाएगा। तो ये या की प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सूत्र हो गया। PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B से रिलेटेड है। कब, जब A और B परस्पर अपवर्जी न हो, अर्थात एक साथ घटित भी हो सकती हों। अब आगे चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला महत्वपूर्ण सूत्र है द मॉर्गन नियम। प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत अपने काम में आता है द मॉर्गन नियम। तो P A नहीं A' यानी A का कॉम्प्लीमेंट A नहीं तथा इंटरसेक्शन को तथा बोलते एंड B नहीं की प्रायिकता, A नहीं तथा B नहीं की प्रायिकता बराबर, इसे कैसे लिखा जा सकता है, इंटरसेक्शन को अपने को यूनियन बना देना है और जो नहीं का चिन्ह है वो पूरे पे लगा देना है, A यूनियन B का नहीं हो जाएगा, यानी A' इंटरसेक्शन B' कैन बी रिटन एज
ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन को यूनियन लिख देते हैं, ए यूनियन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। ध्यान से देखना, यह कॉम्प्लीमेंट को बार भी कहते हैं, तो ए यूनियन बी का बार। तो इसे द मॉर्गन नियम कहा जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा नियम कहा जाता है? द मॉर्गन नियम। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या है, इंटरसेक्शन को यूनियन बना देते हैं और पूरे का कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। अब ए बार है तो ए बार या ए डैश भी लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश। तो इंटरसेक्शन को यूनियन बना देना है, पूरे के ऊपर डैश लगा देना है या बार लगा देना है। ऐसे ही दूसरा द मॉर्गन नियम होता है, ए बार यूनियन बी बार, ए नहीं या बी नहीं की प्रायिकता पूछे मान लीजिए इससे संबंधित है, तो हम क्या करते हैं, यूनियन को इंटरसेक्शन बना देते हैं और पूरे पर बार लगा देते हैं, या कॉम्प्लीमेंट का चिन्ह हो गया एक तरह से। तो इसको ए डैश यूनियन बी डैश, और यूनियन को इंटरसेक्शन लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी का डैश पूरे का लिखा जा सकता है। तो ये भी प्रायिकता में बहुत ज़्यादा उपयोग में काम में आने वाला सूत्र है, इसको द मॉर्गन नियम कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। जैसे इसका हमने इंटरसेक्शन को इस तरीके से उपयोग किया, तो यूनियन का कैसे उपयोग करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं या बी नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होगा, ए यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए तथा बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रायिकता, ए तथा बी के कॉम्प्लीमेंट है, पूरे का बार लगा देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का बार। तो ये प्रायिकता से रिलेटेड फॉर्मूले हो चुके जो हमने प्रीवियस कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर हमने इनका बेहतर तरीके से रिवीजन कर लिया। अब अपने मुख्य अध्याय की तरफ आते हैं। अब हमें ये रिवीजन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसको हम मेमोराइज कर लें तो हमारा ये चैप्टर आसानी से हमारे समझ में आ जाता है और ये बहुत ही इजी अप्रोच से सरल हो जाएगा हमारे लिए। तो अब कक्षा 12 के अंतर्गत ये जो प्रायिकता है आपकी वो 7 अंक की है। कितने अंक की है? 7 अंक की। इसमें से एक प्रश्न 1 अंक का और एक प्रश्न 6 अंक का आएगा अपने पास। और क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं और इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे नंबर 1 पे आएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सह प्रतिबंधित प्रायिकता या सह प्रतिबंधित प्रायिकता बोलते हैं इसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर प्रायिकता गुणन नियम आएगा, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर स्वतंत्र घटनाएं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उसके बाद में प्रतिलोम प्रायिकता, इनवर्स प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम जिसको कहा जाता है, और उसके बाद में यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल, फिर प्रायिकता बंटन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल यादृच्छिक चर, उसके बाद में प्रायिकता बंटन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उससे रिलेटेड सारणी, फिर मीन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड माध्य और प्रसरण वेरिएंस, और उसके बाद में बर्नौली प्रमेय आदि का विस्तृत रूप से डिटेल्ड में अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सह प्रतिबंधित प्रायिकता। सह प्रतिबंधित प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सह प्रतिबंधित प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है और इसे विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं, और इसे इंग्लिश में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। कंडीशनल का मतलब क्या होता है, जब एक घटना घटित हो चुकी है तब दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता। जैसे सरल शब्दों में कहें, आप फिजिक्स के पेपर में पास हो चुके हैं तो मैथ्स के पेपर में पास होने की प्रायिकता निकालनी है। या एक घटना घटित हो चुकी है, ठीक है, आगे के उदाहरण से ये और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक घटना घटित हो चुकी है तो दूसरे की घटित होने की प्रायिकता निकालनी है। तो माना ऐसे एक प्रतिदर्श समष्टि है, यानी सैंपल स्पेस है। जैसे सिक्के को उछालने, एक सिक्के को उछालें तो एच और टी आता है, ये प्रतिदर्श समष्टि हो गई। तथा ई और एफ उस प्रतिदर्श समष्टि की 2 घटनाएं हैं। तो ई और एफ अपने पास 2 घटनाएं दी हुई होगी प्रश्न में, ठीक है, 2 घटनाएं हैं। तब घटना एफ के घटित हो चुकने पर, यानी घटना एफ घटित हो चुकी होगी पर घटना ई के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करना। घटना ई के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करना क्या कहलाता है? सह प्रतिबंधित प्रायिकता के अंतर्गत आता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। इसे निम्न सूत्र द्वारा लिखा जाता है। ये इसका सिंबल या प्रतीक होता है लिखने के लिए। प्रोबेबिलिटी यानी ई के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करना, जबकि एफ जो नीचे वाली है वो घटित हो चुकी है, एफ घटित हो चुकी है। तो ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है, प्रभाव पड़ता है एफ के घटित होने का, ई पर प्रभाव पड़ता है, तो इसी कारण इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। इसका क्या सूत्र होता है इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे, और ये कैसे आया इसे भी हमें देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ, यानी ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है, बराबर
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तथा ई तथा एफ के घटित होने की प्रायिकता, यानी इनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता बटे एफ के घटित होने की प्रायिकता। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पोर्शन या एक साथ घटित होने की प्रायिकता बटा एफ के घटित, ये नीचे वाला यहाँ पे लिखते हैं, और ऊपर इन दोनों का कॉमन पोर्शन लिखा जाता है। ऊपर इन दोनों का कॉमन पोर्शन, नीचे वाली घटना की प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है। और इसको हमने शाब्दिक रूप में भी लिख दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है बराबर क्या आएगी, घटना ई तथा एफ के एक साथ घटित होने की प्रायिकता जबकि बटा घटना एफ की घटित होने की प्रायिकता। तो ये इसका शाब्दिक रूप से सूत्र है। अब इसे हम और विस्तृत रूप से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेते हैं हम कि दो न्याय सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। दो न्याय सिक्के इनको फेयर कॉइन्स कहा जाता है, क्योंकि सिक्के हम उछालते तो ऐसा नहीं कि वो किसी के पक्ष में आ जाते हैं, आज मैं इसके पक्ष में जीता जाऊं और उसके पक्ष में पटा जाऊं, ऐसा नहीं होता, उनको फेयर कॉइन कहा जाता है। तो दो न्याय सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। तो दो सिक्के उछालने से परीक्षण से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि एवं घटनाएं देखते हैं हम। तो प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने प्रतिदर्श बिंदु होंगे और उससे रिलेटेड क्या घटनाएं हैं। तो एस के द्वारा प्रतिदर्श समष्टि को हम लिखते हैं एच, यानी पहले 1 रुपये और 2 रुपये का मान लीजिए सिक्के, तो पहले पे एच दूसरे पे एच आ गया, पहले पे एच दूसरे पे टी आ गया, और फिर पहले पे टी और दूसरे पे एच, फिर दोनों पे टी आ गया। टी का मतलब है टेल है और इसको पट बोलते हैं, और एच का मतलब हेड है, उसको चित्त बोलते हैं। अब घटना ई मान ली कम से कम एक चित्त प्रकट होना। क्या है, कम से कम एक चित्त प्रकट होना। तो अधिकतम यहाँ पे कितने हैं, 2 सिक्के हैं। तो वही आपके थाली में मान लीजिए 2 लड्डू रखे हैं और आपको कहा कम से कम एक तो खाना ही है। तो कम से कम एक का मतलब एक तो खाना ही है आपको, 2 भी खा सकते हैं। तो कम से कम एक चित्त का मतलब एक चित्त तो होना ही चाहिए एटलीस्ट है। तो एच टी एच आ जाएगा, दोनों चित्त भी हो सकते हैं तो एच एच भी आ जाएगा। तो ई है कम से कम एक चित्त प्रकट होना। और एफ क्या है, प्रथम सिक्के पर पट प्रकट होना। एफ क्या है, प्रथम सिक्के पर पट प्रकट होना। तो पहले जो है, तो पहले वाला इधर वाला लेफ्ट, इस साइड से चलते हम लेफ्ट से राइट की ओर। तो प्रथम सिक्के पर पट प्रकट होना, तो ये टी एच है, तो पहले पे पट और दूसरे पे चित्त, और पहले पे पट और दूसरे पे पट आ सकता है। तो प्रथम सिक्के पर पट प्रकट होना, इसके संगत 2 घटनाएं यहाँ से हमने प्राप्त की और इसके संगत 3 घटनाएं प्राप्त हुई। अब एफ घटना घटित हो चुकी है और ई के घटित होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। एफ घटना घटित हो चुकी है अर्थात प्रथम सिक्के पर पट प्रकट हो चुका है, तो कम से कम एक चित्त प्रकट होने की प्रायिकता देखनी अपने को। कम से कम एक चित्त प्रकट होने की प्रायिकता देखनी है। तो हम देखते हैं क्या ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती है क्या, अर्थात प्रथम सिक्के पर पट है और कम से कम एक चित्त। तो ये देख लीजिए टी एच और प्रथम सिक्के पर पट है और एक चित्त भी है, तो इन दोनों में कॉमन है। तो ई इंटरसेक्शन है बराबर टी एच आ गया। तो अब नंबर ऑफ एस अर्थात प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने प्रतिदर्श बिंदु है, 4। तो ये एन होता है, ठीक है, यानी कुल निशेष स्थितियां 4 है अपने पास। और नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ, इसमें कितने हैं कॉमन पोर्शन में 1, और नंबर ऑफ एफ कितना है 2। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता ये पी ई बटा एफ क्या है अपने पास, यानी ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है बराबर ई तथा एफ के एक साथ घटित होने की प्रायिकता बटे एफ के घटित होने की प्रायिकता। तो इस प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो इसके अनुकूल अवसर बटा कुल अवसर। तो ई इंटरसेक्शन एफ के अनुकूल अवसर कितने हैं, दोनों के एक साथ घटित होने के अनुकूल अवसर कितने हैं 1, और बटा कुल अवसर कितने अपने पास हैं 4। तो 1/4 लिख सकते हैं, या इसको सूत्रबद्ध लिखे हैं तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसके अनुकूल अवसर को नंबर ऑफ या एलिमेंट ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ एस। कुल अवसर हम यहाँ से ले रहे हैं प्रतिदर्श समष्टि से। तो पी और एफ के घटित होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, घटना एफ के अनुकूल अवसर तो कैसे लिखेंगे नंबर ऑफ एफ। तो एफ के अनुकूल अवसर कितने हैं 2, प्रथम सिक्के पर पट प्रकट होना तो 2 है, और टोटल नंबर ऑफ एस यानी प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने प्रतिदर्श बिंदु है। तो इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जाता है। अब इसमें से एन एस कट गया, तो ये सूत्र आया अपने पास नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन है बटा नंबर ऑफ एफ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन है बटा नंबर ऑफ एफ है। तो अब आप इसको खुद रियलाइज करने का, महसूस करने का प्रयास कीजिए
ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है, एफ कौन सी है, ये घटित हो चुकी है, अर्थात प्रथम सिक्के पर पट प्रकट हो चुका है। प्रथम सिक्के पर नंबर ऑफ एफ, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्रथम सिक्के पर पट आ चुका है। तो कम से कम एक चित प्रकट होने की प्रायिकता, ई क्या है, कम से कम एक चित, तो इसमें एक चित है, तो एक चित है ना, तो 2 और ऊपर आ जाएगा 1, तो 1/2 आएगी। यह वैसे भी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1, और नीचे नंबर ऑफ एफ कितना है 2, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। इसको हमने आगे लिखा है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, हम आपको बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पी ई बटा एफ क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता बटा पी एफ की प्रायिकता। तो पी इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता क्या होगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई और एफ में कॉमन कितना, 1 और बटे 4 कुल घटनाएं हैं एस में, और पी एफ क्या है, पी एफ में कितनी है 2, अपने पास एफ में देख लीजिए 2 है, 2 है बटा 4, तो इन दोनों को सरल करेंगे तो 1/2 आ जाएगी। तो ई एफ के एक साथ घटित होने की प्रायिकता वैसे निकाल सकते हैं, और या इसको नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1 है बटा नंबर ऑफ एफ, उसके द्वारा भी हम लिख सकते हैं। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई अपने पास, यानी एफ घटना घटित हो चुकी है, तो ये एफ घटना घटित हो चुकी है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और इसमें से ई कितना है, कम से कम एक चित, तो ये 1 ऊपर आएगा, इसमें से देखना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि बदल जाती है, 4 से 4 कट जाते हैं ना, तो यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि बदल जाती है, यानी घटना एफ घटित हो चुकी है तब ई के घटित होने की, इसमें से देखना ई के, तो 1/2। तो ये आपके समझ में आया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सूत्र क्या होता है, पी ई बटा एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, या हम ये भी सूत्र लगा सकते हैं बराबर नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ एफ। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और है, ये और देख लेते हैं, इसके आधार पर निष्कर्ष रूप में जो सूत्र है वो देख लेते हैं। तो 1 नंबर पे पी इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या हो गया, तो इन सूत्रों में हमने ये देखा है पी ई बटा एफ की प्रायिकता, यानी ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है, बराबर इन दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता जबकि बटा एफ की घटित होने की प्रायिकता, यानी एफ घटित हो चुकी है उसमें से ये लेना है, तो इनमें से कॉमन देखना है, कॉमन ही तो होगा वो, तो इसलिए सूत्र बना, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। ई तथा एफ को ई एफ भी लिखा जा सकता है, या नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ एफ भी लिख सकते हैं, इसको सरल करने के पश्चात। दूसरा, अगर ये उल्टा दे दिया जाए, एफ की घटित होने की प्रायिकता जबकि ई घटित हो चुकी है, तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन ले लेते हैं, एक साथ घटित होने की प्रायिकता बटा नीचे ई के घटित होने की प्रायिकता, इसको पी इंटरसेक्शन एफ बटा पी ई भी कहते हैं, या नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ ई कहते हैं। अब दूसरा सूत्र लेते हैं इस पर आधारित, एस यानी प्रतिदर्श समष्टि की घटित होने की प्रायिकता जबकि उसकी एक घटना एफ घटित हो चुकी है, ठीक है, एस की घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है, तो एफ में एस का कोई न कोई अवयव तो होगा ही, या ये भी बराबर होता है इसके एफ की घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है बराबर 1 होता है ये। तो ये आपके कंपटीशन रिलेटेड महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं, इनको आप आराम से देख सकते हैं, जैसे इसका प्रूफ हमने नीचे किया हुआ है। एस क्या है, प्रतिदर्श समष्टि है, तो एस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन एफ, एस की घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है, तो इन दोनों की एक साथ यानी कॉमन पोर्शन क्या हो गया, एस और एफ में कॉमन क्या होगा, इंटरसेक्शन एफ ही होगा, क्योंकि एफ उसकी एक घटना है, एफ उसकी एक घटना है, प्रथम सिक्के पर पट है, और जैसे 2 सिक्के उछाल लेते हो तो उन दोनों में एफ कॉमन आ जाएगा, नीचे पी एफ है, ये इसे कट जाएगी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, पुनः पी एफ बटा एफ क्या हो जाएगा, पी एफ इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों का कॉमन पोर्शन है बटा पी एफ, तो इन दोनों कॉमन पोर्शन में ये एफ ही आएगा, तो पी एफ अपॉन पी एफ इज इक्वल टू 1 आ गया। अब तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है, देखते हैं, पी ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है, ई बार लिखा हुआ है, ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है, प्लस ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है, इन दोनों का जोड़ बराबर क्या आएगा 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बटा एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ बराबर 1।
तो इससे ये निकालना है तो इसको इधर ले जाते हैं, 1 माइनस पी ई बटा एफ, ये आराम से निकल जाता है। तो ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है बराबर 1 माइनस ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है। अब चौथा पॉइंट है, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है तब ए या बी के घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है बराबर ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है प्लस बी की घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है माइनस दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है। तो ए यूनियन बी का सूत्र लगा देते हैं, नीचे एफ एफ अपने को लिख देना है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये सूत्र आ जाएगा। तो ये अपने महत्वपूर्ण सूत्र है। अब हम चलते हैं उदाहरण की तरफ और ज़्यादा इसे गहराई में समझने का प्रयास करते हैं। इलास्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, दृष्टांती उदाहरण लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है कि पी ए की घटित होने की प्रायिकता 6/11 है तथा बी की घटित होने की प्रायिकता 5/11 है और ए या बी के घटित होने की ए यूनियन बी बराबर 7/11 है। तो ये ज्ञात करना अपने को पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है और ए बटा बी की प्रोबेबिलिटी, यानी ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुकी है, और इसी प्रकार बी बाई ए ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों में बीच में कनेक्शन क्या होगा इसको आप सोचिए। तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। अब अपने को यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ ए और बी परस्पर अपवर्जी है क्या, इसलिए हम ये फुल सूत्र लगाएंगे। तो अपने को ये ज्ञात करना है तो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, जिसको ज्ञात करना उसको अकेला रखते हैं। गणित में सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। अब पी ए का मान कितना दे रखा है 6/11 और पी बी का 5/11 और ये 7/11। तो 11 में से 7 चले गए, 4/11 अपने का रिक्वायर्ड आंसर हो गया इस प्रश्न का। तो पहला आंसर पी ए इंटरसेक्शन बी ए तथा बी की घटित होने की प्रायिकता 4/11 अपने को प्राप्त हो गई। अब हम ये निकालते हैं पी ए बटा बी की प्रायिकता, यानी ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुकी है। तो ये क्या होगा, पी ए तथा बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता बटा पी बी के घटित होने की प्रायिकता। अब हमने कॉमन पोर्शन वाली प्रायिकता ये निकाली है 4/11 इंटरसेक्शन की, और पी बी का मान 5/11 दे रखा है। 11 से 11 कैंसिल हो जाएंगे, सरल करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/11 गुणा 11/5, तो ये 4/5 आ जाएगा, 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5। अब तीसरे में निकालते पी बी बाई ए। पी बी बाई ए का फॉर्मूला क्या होगा, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, ये नीचे। तो बी का ए के साथ कॉमन पोर्शन या ए का बी के साथ कॉमन पोर्शन एक ही बात हुई, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/11 हमने निकाला है पहले पोर्शन में, 4/11 का मान रख देते हैं और ए की प्रायिकता 6/11 है, इसको सरल कर लेते हैं तो ये 2/3 प्रायिकता आ जाती है। तो ये पहले के तीनों प्रश्न हो गए। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन अपने एग्जाम में आएगा। वैसे भी आपको कंपटीशन देना है इस क्षेत्र में, तो हमें हर सवाल को बेहतर तरीके से समझना होगा। अब सवाल कुछ बड़े हैं इसलिए हमने यहाँ पे सवाल नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन 2 को ये करने का प्रयास करते हैं हम। क्वेश्चन 2 लेते हैं और इस सवाल को हमने यहाँ पे समझाने का बेहतर ढंग से प्रयास किया है। सवाल को आप किताब से पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। दिया गया एक प्रशिक्षक के पास एक ट्रेनर है, उसके पास कितने प्रकार के प्रश्न है ये देखना है, ये दिया हुआ अपने पास। तो प्रश्न के प्रकार आसान प्रश्न और कठिन 2 प्रकार के प्रश्न हैं। आसान प्रश्नों में ट्रू और फॉल्स, सत्य असत्य वाले प्रश्न हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ABCD या अभेद्य प्रकार के प्रश्न हैं। तो एक प्रशिक्षक के पास आसान प्रश्न में ट्रू फॉल्स वाले 300 हैं और मल्टीपल चॉइस वाले कितने हैं 500, तो टोटल कितने हुए 800 प्रश्न है, ये दिया हुआ है। और कठिन प्रकार के प्रश्नों में ट्रू फॉल्स वाले सत्य असत्य वाले कितने हैं 200 प्रश्न हैं, और मल्टीपल चॉइस वाले यानी ABCD वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं 400 है, तो ये कितने हो गए 600। तो कुल 800 और 600, 800 आसान प्रकार के प्रश्न हैं और कठिन प्रकार के 600 है, तो टोटल 1400 प्रश्न हो गए। या ट्रू और फॉल्स के टोटल 500 है और मल्टीपल चॉइस के 900 है, तो टोटल कितने हो गए 1400। इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हमें घटना ई दी हुई है, ये प्रश्न में दिया हुआ, आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ई क्या आसान प्रश्न को व्यक्त करता है। तो आसान प्रश्न कौन से है, सत्य असत्य और मल्टीपल चॉइस वाले, टोटल 800 प्रश्न है अपने पास। तो घटना ई क्या मान ली, आसान प्रश्न को व्यक्त करना, ई की हम प्रायिकता निकालते हैं। तो जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसको हम हर प्रश्न में ई मानेंगे, और जिसकी दी हुई है
घटना की घटित होने, ये एफ के घटित होने की प्रायिकता दी हुई है तो उसको हम एफ ही मानेंगे, जिसकी प्रायिकता दी हुई है उसको हम एफ मानेंगे। तो आसान प्रश्न को व्यक्त करता है घटना, ये किसको व्यक्त करता है, आसान को व्यक्त करता है। के अनुकूल अवसर क्या होंगे, तो आसान में ट्रू और फॉल्स वाले कितने हैं 300 और 500 क्या मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, तो टोटल कितने हुए 800 ही तो है यहाँ पे। और एफ घटना जो घटित हो चुकी है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आ चुके हैं, किसी स्टूडेंट के पास बहुविकल्पीय प्रश्न उसको दिए जा चुके हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं अपने पास, मल्टीपल चॉइस वाले 500 और 400 है अपने पास, टोटल 900 प्रश्न है। इसमें 500 आसान प्रकार की हैं और 400 कठिन प्रकार की है, तो 900 ये घटना घटित हो चुकी है, एफ घटित हो चुकी है। तो इसमें से अपने को ये देखना है, इसमें मल्टीपल चॉइस वाले 500 है, ये 900 है, तो नीचे 900 आ जाएंगे और ऊपर 500 आ जाएंगे। एकदम सरल प्रश्न है, यह सूत्र के अनुसार चलते हैं। तो ध्यान से देखना, बहुविकल्पीय प्रश्न कितने अपने पास 500 मल्टीपल चॉइस और इधर भी 400 मल्टीपल चॉइस वाले हैं, लेकिन इसमें से 500 आसान है और 400 क्या है, कठिन है। तो ये 900 है। इन 900 में से इनमें मल्टीपल चॉइस वाले कितने आ रहे हैं, ये ध्यान से देख लीजिए आप। ई में कितने आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं। तो पी ई बटा एफ, यानी ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आ चुके हैं, तो ई तथा एफ के एक साथ घटित होने की प्रायिकता बटा एफ के घटित होने की प्रायिकता। इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ एस, प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने हैं। तो ये 500 बटा 1400 हो जाएंगे एक तरह से, दोनों एक साथ में मल्टीपल चॉइस 500 बटा 1400, और नीचे एफ की घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, नंबर ऑफ एफ बटा नंबर ऑफ एस, तो 900 बटा 1400। तो ये वैसे ही कट जाएंगे, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ एफ, तो 500 बटा 900, तो ये 5 बटा 9 आ गई प्रोबेबिलिटी। ई इंटरसेक्शन एफ बहुविकल्पीय और आसान प्रश्न कितने अपने पास है, ये 500 है, और बहुविकल्पीय प्रश्न कितने अपने पास 900। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। इसमें क्या है, दिया गया एक सिक्के को 3 बार उछालने से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि। एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया है, 3 बार उछाला गया है। तो एक सिक्के को 3 बार उछालें या 3 सिक्के को 1 बार उछालें, एक ही बात है। तो उससे संबंधित प्रतिदर्श समष्टि में कुल प्रतिदर्श बिंदु होंगे 2 की घात 3 अर्थात 8 होंगे। तो यह आपको लिखना आता है आसानी से, एच 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 टी, एक बार टी आ गया। अब इस टी को घुमा देते हैं, बीच में लिख देते हैं, फिर यहाँ पे लिख देते हैं, और 2 बार टी आ गया, इस बार एच को घुमा देते हैं और ये टी एच टी लिख देते हैं, टी टी एच, और फिर तीनों बार टी आ गया। तो टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स कितने हो गए, 8 हो गई अपने पास। निशेष स्थितियां कुल कितनी हो गई, 8 हो गई। अब ज्ञात करना है पी ए बटा बी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, पी ए बटा बी ज्ञात करना है। और ए बी प्रश्न में दिया हुआ है तीसरी उछाल पर चिताना। तो कहाँ कहाँ पे तीसरी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी उछाल है। तो तीसरी उछाल पे एच कहाँ कहाँ पे है, वो सारे यहाँ पे लिख लीजिए आप। इसमें से देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, तीसरी उछाल में चित कहाँ कहाँ पे है, वो 4 हो गई अपने पास। और बी क्या दे रखी है, ये भी प्रश्न में दे रखी है, पहली 2 उछालों पर चित है। तो पहली 2 उछाल पर चित है, पहली दूसरी पे चित कहाँ कहाँ पे है, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो पहली 2 उछालों पर चित कहाँ कहाँ पे है, तो ये पहले 2 ही है। अब क्या ये दोनों एक साथ घटित हो सकती है क्या, तो पहले तो इनके नंबर ऑफ बी लिखा हुआ है, क्योंकि अपने पास ए बटा बी है तो नंबर ऑफ बी चाहिए ना, तो ये नंबर ऑफ बी जो ज्ञात करना वो यहाँ पे लिख दिया। अब क्या ये दोनों एक साथ घटित हो सकती है क्या, पहली दोनों उछालों पर चित और तीसरी उछाल पर भी चित है। तो पहली दोनों उछाल पर चित है और तीसरी उछाल पर चित है, तो इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, तो हाँ ये घटित हो सकती है। तो इन दोनों की नंबर कितनी है, अवयव की संख्या कितनी होगी, ए और बी में कॉमन पोर्शन में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, 1 हो गया। तो अब अपने को क्या ज्ञात करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1, और बटे नंबर ऑफ बी कितना है 2। और वैसे भी आप इसको सीधा टेक्निकल तरीके से समझ सकते हैं, आपने ये दोनों लिख लिए, सीधा आंसर आ जाएगा। बी घटित हो चुकी है अर्थात इसमें से, यानी ये कितने हैं आप देखिए, ये कितने हैं 2, यहाँ पे लिख दीजिए। इसमें से ए कितनी है, इसमें से देखना ए का कोई है क्या, तो वो 1 है, एक जैसी घटना 1 है, तो ऊपर 1 लिखना है। तो ये डायरेक्ट आंसर इसके द्वारा आप लिख सकते हैं।
अब इसके दूसरे प्रश्न में चलते हैं, एग्जाम्पल 3 के दूसरे प्रश्न में चलते हैं। ए बराबर कम से कम 2 चित्त, तो कम से कम 2 चित्त है वो छांट लीजिए। कम से कम 2 में तीनों चित्त आ सकते हैं, तो कम से कम 2 में एच एच टी एच, कम से कम 2 तो होने चाहिए। और एटमोस्ट कहाँ तक हो सकते हैं, 3 तक हो सकते हैं, तो टी एच एच और एच 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 आ गया। तो ये कम से कम 2 चित्त लिख लिया। फिर बी क्या दिया हुआ प्रश्न में, अधिकतम 2 चित्त। अधिकतम है, जैसे मान लीजिए आपके पास प्लेट में 3 लड्डू रखे और आपको कहा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 खाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 खाने हैं, तो आप 1 खा सकते हैं, 2 खा सकते हैं, और आपकी मर्जी है तो मत खाइए। तो 2 से ज़्यादा नहीं खा सकते, 3 तो किसी भी सूरत में नहीं खा सकते, अधिकतम 2 कहा है। तो अधिकतम 2 चित्त है, तो एच एच टी और एच टी एच और टी एच एच 2 चित्त वाली सारी घटनाएं आ जाएगी, और 1 चित्त वाली भी आ जाएगी। अधिकतम 2 है तो 1 चित्त भी हो सकता है, तो 1 चित्त वाली भी सारी घटनाएं 3 होती है, वो आ गई। और 1 भी चित्त नहीं, अर्थात तीनों पट वाली भी घटनाएं आएंगी, ये ध्यान देना है। तो ये 1 नंबर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 चित्त वाली 3 आ गई, 1 चित्त वाली भी 3, और 1 बिना चित्त वाली यानी तीनों पट वाली आ गई। अब यह घटना घटित हो चुकी है, क्या इन दोनों में कॉमन कितना है बताइए, कम से कम 2 चित्त है, कम से कम 2 चित्त है, तो ये तीनों कॉमन है, इनमें देख लीजिए, तीनों चित्त इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आप सोचिए पी ए बटा बी का आंसर क्या होगा, आप पहले बताने का प्रयास कीजिए। तो ये 7, पी ए बाई बी का आंसर क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, तो ये बी नीचे घटित हो चुका है, तो 7 7 में से इसके जैसे कितनी है, 3, तो 3 बटा 7 इसका आंसर आएगा। ये 3 एक जैसे नहीं है क्या इसमें, और ये 7 है, इसको हम देख लेते हैं बाकी। तो इनका कॉमन पोर्शन क्या हुआ, ए तथा बी का कॉमन पोर्शन एच एच टी और एच टी एच और टी एच एच। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी 3 है और नंबर ऑफ बी कितना है, 7 है। तो पी ए बटा बी की प्रायिकता क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बटा पी बी की प्रायिकता, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ बी, तो 3 बटा 7, 3 बटा 7 आ गया ये। तो इसका तीसरे का तीसरा भी है, वो आप प्रैक्टिस के लिए खुद कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है, हमने 2 बता दिए हैं, तो इसको आप हल करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं कि यह कैसे हल किया जाए, और इसको आप हल कर लें तो उसका आंसर हमें रिप्लाई अवश्य करें। तो एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं हम। एक काले पासे व एक लाल पासे से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि है। एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है, तो एक काले और एक लाल पासे से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि देखनी है अपने को। तो पहला काला है और दूसरा लाल है। अब मान लीजिए पहले पासे पर, काले पासे पर 1 से लेके 6 तक प्रकट हो जाएं, दूसरे पर भी 1 से लेके 6 तक प्रकट होते हैं। अब पहले पासे पे 1 ही रहा, दूसरे पर 1 से 6 तक, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये प्रतिदर्श समष्टि में प्रतिदर्श बिंदु आएंगे। और पहले काले पासे पर 2 रहा और इस पर 1 से 6 तक, और इसी प्रकार 3 के लिए भी 1 से 6 तक, 4 के लिए भी 1 से 6 तक, और 5 के लिए भी 1 से 6 तक, और 6 के लिए भी 1 से 6 तक। तो कुल प्रतिदर्श समष्टि में, इन 2 पासों से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने प्रतिदर्श बिंदु होंगे, 36। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 डॉट डॉट 6 6 लिखे हुए हैं। तो नंबर ऑफ है 6 की घात 2, एक पासे में कितने पहलू होते हैं, 6, और घात 2 किस लिए लगी हुई है, 2 पासे हैं, पासों की संख्या कितनी है, 2, तो 36 आ गए, ये ध्यान देना। और 2 पासों से रिलेटेड हमारा एक शानदार वीडियो भी है, जिसे भी आप देख सकते हैं, और ये सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। तो अब अपने को क्या ज्ञात करना है, तो नंबर 1, इसके भी 2 पोर्शन दिए हुए। पहले पोर्शन में पासों पर प्राप्त अंकों का योग 9 से अधिक होने की घटना के अनुकूल अवसर। तो ई घटना क्या है, पासों पर प्राप्त अंकों का योग 9, अंकों का योग 9। अब हम 2 पासों को फेंकते हैं, तो पहले पासे पर भी 1 आ जाए और दूसरे पे भी 1 आ जाए, और पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, 1 1 से लेके 6 6 तक, अर्थात 36 घटनाएं होंगी टोटल। तो न्यूनतम योग कितना होगा अपने पास 2 पासों को फेंकने पर, वो होगा 2, और अधिकतम होगा 12, टोटल 11 घटनाएं होंगी। तो अंकों का योग 9 से अधिक है, तो 9 से अधिक 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, और 12 भी हो सकता है। 9 से अधिक होने के अनुकूल अवसर है, तो योग 10 भी हो सकता है दोनों पासों पे, और 11 भी हो सकता है,
और 12 भी हो सकता है। तो 10 के अनुकूल अवसर, ये अनुकूल अवसर 3 होंगे। कैसे आ सकते हैं? 5 5, काले पासे पे 5 आ जाए, वो लाल पे भी 5। अब काले पे 6, लाल पे 4, अब काले पे 4 और लाल पे 6, तो ये 3 आ गई 10 से रिलेटेड। इनमें जोड़ 10 है। अब जोड़ 11 से रिलेटेड 2 घटनाएं और जोड़ 12 से रिलेटेड एक घटना है। तो घटना ई के अनुकूल अवसर ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब एफ क्या है? काले पासे पर 5 प्रकट होना। तो पहले वाला पासा हम काला मान रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है। तो काले पासे पर 5 प्रकट होना है, तो पहले पे 5 आ जाए तो इस पे 1 आ सकता है, 5 के साथ 2 आ सकता है, 5 3 5 4 5 5 5 6। तो ये कितनी हो गई अपने पास? 1 2 3 4 5 6 घटनाएं यहाँ पे हो गई। क्या ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती है क्या? अर्थात योग 9 से अधिक के साथ साथ पहले पासे पर 5 आ जाए। अब ऐसे इसकी नंबर ऑफ एफ लिख लिए, ये 6 ही। अब ये दोनों एक साथ घटित हो सकती है क्या? तो जोड़ 5 5, 9 से अधिक है 10 और 5 है, पहले पे 5 भी है और जोड़ आपका 9 से भी अधिक है, तो दोनों एक साथ भी घटित हो सकती है। तो पी ई बटा एफ बराबर क्या हो गया? पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, या नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ एफ। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 2, और बटा नंबर ऑफ एफ कितना है अपने पास? 6, तो 2 बटा 6 1 बटा 3। अर्थात नंबर ऑफ एफ यानी ये घटना घटित हो चुकी है काले पासे पर 5, यानी पहले वाला जो पासा है उसको काला पासा बोल रहे हैं, इस पर 5 प्रकट हो चुका है, तो ये 6 आ चुकी है। आप नीचे 6 लिख सकते हैं। अब इसमें से किन किन के जोड़ है वो 9 से ज़्यादा है, वो देखिए आप। तो एक ये 10 है और एक ये 11, तो 2 ऊपर 2 बटा 6। सीधा आप कंपटीशन में आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए इसको। 2 बटा 6 बराबर 1 बटा 3। तो ये पहला हो गया चौथे का, एग्जाम्पल 4 का पहला हो गया। अब एग्जाम्पल 4 का दूसरा लेते हैं। माना ई घटना है, पासों पर प्राप्त अंकों का योग 8 प्रकट होने की घटना है। पासों पर अंकों का योग 8 है, तो 8 5 13, अपने पास 5 घटनाएं ऐसी होगी। तो कौन कौन सी होगी? योग 8 प्रकट होना 2 पासों को। तो पहले पे 2 आ जाए, फिर 6 आ जाए, 2 6 6 2 भी हो जाएंगी, और 3 5 5 3 और 4 4, तो ये 5 घटनाएं हो गई। और एफ क्या है? लाल पासे पर 4 से कम अंक प्रकट होना। लाल पासा कौन सा है? दूसरा, पहले नंबर वाला काला पासा है, और दूसरा कौन सा है? लाल पासे पर 4 से कम अंक प्रकट होना। 4 से कम अंक प्रकट होना। तो लाल पासा कौन सा है? बाद वाला पासा है, उस पर 4 से कम, अर्थात 4 से कम एक पासे पर कितने अंक हो सकते हैं? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 तक हो सकते हैं, लेकिन 4 से कम 1 2 3 ही होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 लिख लिया तो पहले पे 1 1 1 आ सकता है, फिर यहाँ पे 1 2 3 लिख लिया तो पहले पे 2 2 2, फिर 1 2 3 लिख लिया तो यहाँ पे 3 3 3, फिर 1 2 3 है तो यहाँ पे 4 4 4, फिर 1 2 3 तो यहाँ पे 5 5 5, फिर 1 2 3 तो यहाँ पे 6 6 6, अर्थात ये टोटल है 18 घटनाएं होंगी। नंबर ऑफ एफ कितने होंगी? 18। क्या ये दोनों एक साथ घटित हो सकती है? यानी जोड़ 8 के साथ साथ दूसरे पासे पर, यानी जोड़ तो 8 लेना है अपने को, और दूसरे पासे पर 4 से कम अंक प्रकट हो, तो 5 3 और 6 2 ये दोनों कॉमन है, ये कॉमन ले लिए, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ 2 हो गया। तो पी ई बटा एफ की प्रायिकता क्या होगी? नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ एफ, तो 2 बटा 18, तो ये 2 बटा 18। तो अब आप सीधा ये घटना घटित हो चुकी है, तो नीचे 18 आएगा, और इनमें से ए ई के अनुकूल कितनी है? अर्थात इसमें से निकालना है, इसमें से योग 8 कितनों का है? तो ये 2 का ही है, तो 18 ऊपर 2 आ जाएगा, तो 2 बटा 18 1 बटा 9। तो एग्जाम्पल 4 का फाइनल आंसर 1 बटा 9 होगा। अब एग्जाम्पल 5 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 5 में क्या दिया हुआ है? एक पासे को 3 बार उछालने से संबंधित, 3 बार उछाला है, तो अब 2 पासों को उछालते हैं तब अपने पास 36 प्रतिदर्श, ये प्रतिदर्श समष्टि में प्रतिदर्श बिंदु 36 होते हैं। अब 3 पासों को उछाले तो 6 की घात 3 बराबर कितने होगी? 216 होगी। इनको लिखना थोड़ा आसान नहीं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए हम सीधा ही प्रतिदर्श बिंदु को लिख देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी किताब में भी ऐसे ही किया हुआ है। तो एक पासे को 3 बार उछालने से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि में कुल प्रतिदर्श बिंदु कितने होंगे? नंबर ऑफ एस 6 की घात 3 216, कितने होंगे? 216। अब घटना ए क्या है? तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना, इनको हमने डिटेल से लिख दिया है। तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना, तो इसके अनुकूल अवसर क्या होगी? अब पहली दूसरी 3 पासे ले लिए, मान लीजिए लाल काला और पीला ले लिया हमने,
तो ये जो भी पीला पासा एक तरह से ऐसे मान लीजिए, तो इस पे 4, तीसरे पासे पर कितना है 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। तो इस पे कैसे आएंगे, यहाँ पे एक फिक्स कर दिया पहले पे, देखिए तो बीच में 1 2 3 4 5 6 तक ले सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरी उछाल पे 4 फिक्स है और पहले पे 1 फिक्स कर दिया और बीच में 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया। अब इस बार क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक नंबर पे 2 फिक्स कर देते हैं, देखो सभी में 2 लिखा हुआ है और बीच वाले ये यहाँ पे तो 4 ही रहना, तीसरी उछाल पे 4 प्रकट होना दिया हुआ है, ये तो चेंज कर नहीं सकते हम। तो इसके संगत कितनी घटनाएं होंगी ये हम देखना चाह रहे हैं, तो बीच में 1 2 3 4 5 6 तक लिख सकते हैं। ऐसे हमने नंबर 1 पे 3 लिख दिया और बीच में 1 2 3 4 5 6 तक लिख सकते, 3 नंबर पे 4 ही रहेगा और यहाँ पे 4 लिख दिया और बीच में 1 से लेके 6 तक। इसी प्रकार 5 1 से लेके 6 तक, तीसरे पे 4 ही रहना है और फिर 6 और बीच में 1 से लेके 6 तक। तो टोटल ये 36 घटनाएं हो गई, क्योंकि ये 4 परिवर्तित होगा नहीं, ये 2 परिवर्तित होंगे, तो ये 36 हो गई। तो टोटल इसके अनुकूल यानी तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना, इसके अनुकूल अवसर कितने हुए, नंबर ऑफ ए के अनुकूल अवसर 6 की घात 2 अर्थात 36 हुए। कितने हुए, 36। अब बी क्या दे रखा है, पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होने की घटना। तो बी क्या है, वो पहले ये प्रश्न में दिया हुआ अपने को, पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होने की घटना। तो पहले पे 6 और दूसरे पे 5, पहले पे 6 और दूसरे पे 5 आ जाए, पहले पे 6 दूसरे पे 5, तो तीसरे पे 1 से लेके 6 तक आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं और पहले पे 6 और दूसरे पे 5 लिखने हैं, तो इसके अनुकूल अवसर कितने हो गए, 6। अब हमें पी ए बटा बी निकालना है, तो आप इसके बारे में सोचिए, पी ए बटा बी क्या होगा, बी घटित हो चुकी है अर्थात ये घटित हो चुकी है, तो नीचे 6 आएगा। अब इसमें से देखना है, इसमें से क्या देखना है, तीसरी उछाल पे 4 कितने पे है, तीसरी उछाल पे 4 तो 1 ही है, तो आंसर कितना आएगा, ऊपर 1 नीचे 6, तो 1/6 इसका सही आंसर होगा। तो क्या ये दोनों एक साथ घटित हो सकती है, पहले पे 6 और दूसरी पे 5 और तीसरी उछाल पे 4, तो ये कॉमन पोर्शन आ गया 1। तो पी ए बटा बी की प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ बी में 6 और ऊपर कितना 1, कॉमन पोर्शन एक ही तो है 1/6। तो 1/216, 6/216 भी निकाल सकते थे, तो ये कट जाएंगे, तो 1/6 आएगा आंसर। अब हम चलते एक महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम्पल 6 की तरफ। तो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल 6 की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस प्रकार के 2 ही क्वेश्चन हैं, एक एक्सरसाइज में है और एक यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ इसको हम बता देते हैं। पहले एक पासे को उछालने पर विचार कीजिए। तो हम एक पासे को फेंकते हैं तो क्या आता है, 1 भी आ सकता है, फिर 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक अंक आ सकता है, अर्थात कुल संभावना 1 2 3 4 5 6 बनेगी। तो एक पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। तो एक पासे को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए, ऐसा प्रश्न में दे रखा है। अगर उसमें 3 या 3 का पाड़ा यानी 3 या 3 का गुणा जाए, अर्थात यहाँ पे 3 और 6 है, तब हमें पासे को दोबारा फेंकना है। किसको फेंकना है, पासे को। 3 या 6 आए तब देखना 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए, ध्यान से देखना। और 6 आ जाए तो भी हमें पासे को दोबारा फेंकना है, 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए यहाँ पे। और इनके अलावा कुछ भी आए यानी 3 या 3 के गुणज के अलावा, अर्थात हमारे पास कितने होंगे 1 2 4 और 5, तब अपने को सिक्के को उछालना है। तो एक सिक्के को उछाल देते तो एच आ सकता है, टी भी आ सकता है, 2 में एच और टी आ सकता है, और यहाँ पे भी 4 में एच और टी आ सकता है, और 5 में भी एच और टी आ सकता है। तो कुल यानी एक पासे को फेंकते हैं हम, अगर 3 या 3 का गुणज आता है तब तो पासे को वापस उछालना है, और उसके अलावा 1 2 4 और 5 आते हैं तब अपने को सिक्के को उछालना है। तो हमारे पास इस प्रतिदर समष्टि में कुल घटनाएं कैसे बनेंगी, तो एक के साथ एच, एक एच ऐसे लिख दिया, फिर एक के साथ टी, एक टी, फिर 2 एच और 2 टी, ऐसे 3 के साथ 1, क्योंकि 3 आएगा तब पासे को फेंकना है, और 3 के साथ 2 और 3 3 3 4 3 5 3 6, इसी प्रकार 4 के साथ एच, 4 के साथ टी, 5 के साथ एच, 5 के साथ टी, और 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4 और 6 के साथ 5, 6 के साथ
6 इस प्रकार से इसको वृक्ष आरेख बोलते हैं, ट्री डायग्राम। क्या बोलते हैं? ट्री डायग्राम या वृक्ष आरेख बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये मान लीजिए, अब इसकी संगत प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी। जैसे अभी तक हम एक प्रतिदर्श समष्टि, जैसे एक पासे को फेंकते हैं तो टोटल अपने पास प्रतिदर्श समष्टि में 6 प्रतिदर्श बिंदु होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और उनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/6 1/6 1/6 होती है। एक काणे की भी प्रायिकता 1/6 होती है, 2 की भी 1/6, 3 की भी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6 और 6 की भी 1/6। लेकिन इनमें प्रोबेबिलिटी समान नहीं होगी। इसको भी हमने छोटे डिजिट्स में व्यक्त किया। जैसे एक पासे को फेंकते हैं तो ये एक लड्डू है, उसके हमने 6 हिस्से किए हैं, तो इन सब की प्रायिकता 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। अब इस लड्डू के इस 1/6 के 2 हिस्से और हो गए यहाँ पे, तो इनकी 1/12 1/12 छोटे छोटे अक्षर में हमने लिखी हुई है। और इस 1/6 के हिस्से यहाँ पे 2 हिस्से और हो गए, 1/12 1/12। अब इस 1/6 के यहाँ पे 6 हिस्से हुए हैं, तो 1/6 के 6 हिस्से हुए तो 1/36 1/36 1/36 आएगी इनकी प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे 1/6 के 2 हिस्से हो गए तो 1/12 1/12, और यहाँ पे भी 2 हिस्से हुए तो 1/12 1/12, और यहाँ पे 1/6 के कितने 6 हिस्से हुए तो 1/36 1/36 1/36 आएंगे। तो इस प्रकार ये वृक्ष आरेख ट्री डायग्राम बनाना है। और ये प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने प्रतिदर्श बिंदु होंगे, इससे रिलेटेड देखो 2 2 2 यानी 4 से रिलेटेड 2 2 हो गए, तो 8, और ये हो गए 12, और 8 12 कितने हो गए आपके पास 20 हो गए। कितने हो गए? 20 प्रतिदर्श बिंदु आ गए यहाँ पे। तो ये वृक्ष आरेख आपको बनाना है। ये समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ दिया गया है कि एक पासे को उछालने पर 3 या 3 का गुणज प्राप्त हो तब पासे को पुनः उछालें, अन्यथा एक सिक्का उछालें और इससे संबंधित प्रतिदर्श समष्टि में प्रतिदर्श बिंदु यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो वो ध्यान से देखें। 1 के साथ H, 1 के साथ T, 2 के साथ H, 2 के साथ T, 4 के साथ H और 4 के साथ T। ये 4 के साथ H है यहाँ पर, फिर 4 के साथ T, 5 के साथ H, 5 के साथ T, और 3 के गुणज के साथ पासा फेंकना है तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये 6 हो गई, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये 6, और ये 8 होगी अपने पास, यानी 6 6 12 12 और 8 20 घटनाएं इस प्रतिदर्श समष्टि में होगी। कितनी घटनाएं होंगी? 20 घटनाएं। अब हमें जो घटना ज्ञात करनी है उसको हम ई मान लेते हैं। सिक्के पर पट प्रकट होना के अनुकूल अवसर, तो पट किस किस के साथ आ रहे हैं? 1 के साथ भी पट आ रहा है, 2 के साथ भी आ रहा है, और 4 के साथ भी आ रहा है, और 5 के साथ भी। 1 के साथ भी पट और 2 के साथ भी पट आ रहा है, 4 के साथ भी और 5 के साथ भी आ रहा है। क्योंकि हमें 3 या 3 का गुणज होता है तब पासा फेंकना है, उसके अलावा सिक्का उछालना है, तो पट 1 2 4 5 के साथ आ सकता है। तो 1 के साथ भी पट, 2 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी। और एफ के कम से कम एक पासे पर 3 प्रकट होना के अनुकूल अवसर है। तो 3 मान लीजिए 3 आ गया अपने पास, तो 3 के साथ पासा ही फेंक रहे हैं हम, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और 6 3 भी तो आ सकता है, तो ये इसमें 7 हो गए कुल अनुकूल अवसर। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे जोड़ से वैसे नहीं निकलेगी, इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी होती है। अब ये इस प्रश्न में हमारा सौभाग्य है कि इनमें कुछ कॉमन पोर्शन होगा नहीं, तो इसलिए हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा ये हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आगे एक अच्छा क्वेश्चन और है, उसमें हम इनकी 1 by 1 प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। इसमें यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक साथ घटित हो सकती है क्या, तो ये इन दोनों का एक साथ घटित होने का कॉमन पोर्शन है वो 5 है। यानी 3 प्रकट हो जाए तो 3 के साथ पटा नहीं सकता, क्योंकि 3 आएगा तब तो हम पास से कोई फेंक रहे हैं, सिक्के को तो उछाल नहीं रहे हैं। तो इस कंडीशन में ई इंटरसेक्शन एफ 5 आ गया, अर्थात नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हुआ? 0। तो 3 के साथ पटा नहीं सकता, तो यहाँ पे 0 इस प्रश्न में नहीं दे रखा। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी ई बटा एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ई बटा एफ की प्रोबेबिलिटी पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी बटा पी एफ की प्रोबेबिलिटी, या नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ एफ, और नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0 बटा नंबर ऑफ एफ बराबर 0। तो इसी के साथ ही हमारा छठा एग्जाम्पल भी पूरा हो जाता है। इसका आंसर है 0, और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम्पल है, ध्यान से इसे देखना है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।
आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसे लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे यूट्यूब चैनल KRCC बाय राकेश सर को सब्सक्राइब करना न भूलें। टिल देन, जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।